गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। बच्चों, अभी तक आपने पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा नर जनन अंग से संबंधित सभी तरह के अंगों तथा उनके निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन किया। इस लेक्चर में हम मादा जनन अंग को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा ही कि आपको पता है कि पुष्प का मादा जनन अंग जो है वो जायांग है या अंडप कह सकते हैं, या हम इसे स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। ठीक है। फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पुष्प का मादा जननांग। देख लीजिए, सबसे पहले पिछला पढ़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पुष्प के कॉमन भाग को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? पुष्प वृंत। ठीक है, सामान्य शब्दों में डंठल कहते हैं। इसके बाद जिस पे सभी भाग लगे होते हैं पुष्प के, उसे हम कहते हैं पुष्पासन, थैलेमस। ठीक है। फिर ये ग्रीन भाग जो आपको दिख रहे हैं, पत्ती जैसी संरचना, इसे हम बाह्यदल कहते हैं। ये पंखुड़ियाँ जो रंगीन होती हैं सामान्यतः, इन्हें हम दल कहते हैं। यहाँ पे जो येलो रंग की आपकी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जो इस प्रकार से धागों से जुड़ी है, इसे हम पुंकेसर या स्टेमन कहते हैं। तो पुंकेसर के समूहों को हम एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे 6 हैं, तो ये समूह में है, कई सारी हैं, तो हम इसे एंड्रोशियम के नाम से जानेंगे। एक को अगर हम पढ़ें तो हम एक को स्टेमन कहते हैं या पुंकेसर कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? ये आपका परागकोश, और ये लंबा जो भाग है इसे पुतंत्र कहते हैं। हमें पढ़ना है ये बीच की संरचना, यानी कार्पल या स्त्री केसर, ये पूरी रचना। चलिए शुरू करते हैं। तो पुष्प में मादा जनन अंग को हम जायांग के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, अगर मादा जनन अंग पूछा जा रहा है तो उसे सामान्य रूप से आप जायांग लिखिए, कार्पल लिखिए या पिस्टल लिखिए, सभी सही हैं। ठीक है। तो जायांग शब्द जो है ये समूह के लिए है। ठीक है, मादा जनन अंग है, समूह के लिए है। यहाँ हम इसके लिए पिस्टल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो जायांग के लिए इंग्लिश वर्ड गाइनोशियम है या पिस्टल है। ओके। नेक्स्ट देखिए, जायांग की इकाई, यानी जायांग तो समूह के लिए है, तो जायांग जिस इकाई से मिलकर के बना है उसे हम अंडप या स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है। तो इसके लिए इंग्लिश शब्द है कार्पल। ठीक है। तो ग्रुप ऑफ कार्पल को हम क्या कहेंगे? गाइनोशियम या जायांग, यानी कि स्त्री केसर या अंडप के समूहों को हम जायांग के नाम से जानते हैं। आप समझ गए होंगे कि ये इसके एक सदस्य की बात हो रही है। ऐसी संरचना जब किसी पुष्प में कई सारी हों तब हम उसे जायांग कहते हैं। ठीक है, साधारण। और अगर एक है तब इसे कार्पल के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इसके 3 पार्ट आपको दिखेंगे। एक स्त्री केसर में नीचे फूला हुआ भाग, ओवरी, अंडाशय, वर्तिका, स्टाइल और सबसे ऊपर स्टिग्मा। तो ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये 3 पार्ट्स हो गए किसी भी मादा जनन अंग के पुष्प में। ठीक है। अगला देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है प्रत्येक जायांग में। अब हम अंडकों की संख्या के आधार पर पुष्प को हम बांटेंगे। तो अब है ऐसा जायांग जिसमें अंडक की संख्या स्त्री केसर की संख्या 1 होगी, तब हम उसे कहेंगे एकंडपी या मोनोकार्पिलरी। मोनो मीन्स होता है एक, कार्पल यानी कि अंडप या स्त्री केसर। तो इसकी संख्या चूंकि 1 है तब हम इसे मोनोकार्पिलरी कहेंगे। या इसकी संख्या 1 से अधिक हो जाए तो तब हम इसे बहुअंडपी या मल्टी कार्पिलरी कहते हैं। मल्टी माने कई सारे, बहु, और कार्पिलरी मीन्स बता दिया, कार्पल का मतलब कि किससे होता है? अंडप से या स्त्री केसर से। तो जब बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं तो बहुअंडपी शब्द इस्तेमाल करते हैं, और जब ये 1 होते हैं संख्या में तब हम इसे मोनो कार्पिलरी या एक अंडपी कहते हैं। अब अंडप जुड़े हैं कि आपस में ये सभी अलग अलग हैं, इसके आधार पर 2 शब्द और नए आए। कौन कौन से? अगर अंडप अब जुड़े की कंडीशन तब आएगी जब संख्या 1 से अधिक होगी। अकेला है तो वो मुक्त ही होगा, फ्री होगा, लेकिन जब संख्या 1 से अधिक होगी, 2, 4 या ज़्यादा हो सकती है, तब क्या होंगे? अगर सभी अंडप आपस में, यहाँ देख लीजिए, अगर जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पे कई सारे अंडप हैं, क्योंकि हर अंडप में वही 3 भाग मिलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे स्टिग्मा वर्तिका का भाग है, कई सारी वर्तिकाग्र जो हैं आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जब अंडप आपस में जुड़ जाएं तब हम उसे कहते हैं युक्तांडपी, यानी ऐसे अंडप जो कई सारे हों आपस में जुड़ जाएं तब हम उन्हें सिनकार्पस या युक्तांडपी कहते हैं। ठीक है। और यदि
अंडप आपस में हों, कई सारे हों, लेकिन कैसे हों, सभी अलग अलग हों। जैसे ये डायग्राम आप देखिए, माइचेलिया चंपा का जो डायग्राम है, इसमें सभी अलग अलग हैं। ये जो कार्पल शब्द लिखा है ये अंडप के लिए, स्त्री केसर के लिए, ये सभी कैसे हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो जब अलग अलग हों तब वियुक्तांडपी, वियुक्त माने अलग, एपोकार्पस शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपकी युक्तांडपी अंडप कौन से पौधों में मिलता है और वियुक्तांडपी किन पौधों में। सबसे पहले देखते हैं युक्तांडपी यानी सिनकार्पस अंडप के उदाहरण। तो सरसों, टमाटर, सूर्यमुखी, पापावर, ट्यूलिप और गुड़हल के पौधों में जो अंडप होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक से लगते हैं। ऐसा लगता है कि एक ही अंडप हो, क्योंकि सभी आपस में जुड़ जाते हैं तो सब एक से प्रतीत लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, ये गुड़हल का है, इसमें लगभग 5 अंडप की संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है एक ही है। ठीक है, लेकिन आप इनके स्टिग्मा को देखिए, वर्तिकार को देखिए, ये संख्या में 5 हैं। तो यहाँ 5 अंडप थे और सभी आपस में जुड़ गए हैं और वे एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, सेम ये जो कंडीशन है युक्तांडपी के उदाहरण में, पापावर जो पौधा है इसमें देखिए आपका अफीम वगैरह का पौधा, इसमें भी क्या होते हैं, कई सारे अंडप होते हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ जो सी लिखा हुआ है डायग्राम, ये माइचेलिया का है। इसमें जो आपका कह सकते हैं जायांग है, ये सभी कैसे हैं, सभी अलग, सारे अंडप क्या हैं, अलग अलग हैं, कोई भी जुड़ा नहीं है, सब आपस में अलग अलग हैं। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है उसे हम क्या कहेंगे, वियुक्तांडपी एपोकार्पस। ठीक है, इसके और भी उदाहरण हैं आपके, वियुक्तांडपी के कई सारे उदाहरण हैं, मैग्नोलिया, गुलाब और कमल। गुलाब का नीचे डायग्राम दिया है, देख लीजिए, ये एक अंडप पूरा ऊपर पूरी वर्तिका गई है इसकी, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस तरह से यहाँ पे सारे अंडप हैं लेकिन कोई भी जुड़े नहीं है, सभी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं चित्र में, आप देख सकते हैं। अगला जो है ये आपका मैग्नोलिया का डायग्राम है। ये देखिए, ये पूरा भाग जो आपको दिख रहा है जहाँ गाइनोशियम लिखा हुआ है, ये वाला भाग नहीं, ये वाला जो आपको दिख रहा है जहाँ गाइनोशियम लिखा हुआ है, ये भाग पूरा का पूरा अंडप है। यहाँ कई सारे अंडप उपस्थित हैं लेकिन सभी अंडप आपस में कैसे हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब अंडप क्या है, अंडप पुष्प के मध्य में पाए जाने वाला भाग है जो किस प्रकार से दिखता है, सुराही के समान। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सुराही के समान, नीचे का बेस जो है वो चौड़ा है, ये पतली हो गई है और यहाँ पे फिर ये थोड़ा सा चौड़ी हो गई है। तो इसको हम कह सकते हैं पुष्प के बीच में मिलता है और सुराही के समान दिखता है। इसके 3 भाग, मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, आपको याद हो गए होंगे अब। नेक्स्ट देखिए, सबसे यहाँ से देखें, ये तो पुष्पासन वाला भाग हो गया, ये अंडाशय वाला भाग, ये वर्तिका पतली नली के समान और सबसे फूला हुआ वर्तिकाग्र भाग। ठीक है, अगर हम अंडाशय की काट काटे, अनुप्रस्थ काट, तो हमें इस प्रकार से अंदर संरचनाएं देखने को मिलेंगी। तो ये जो आपको गोल जो रचनाएं दिख रही हैं इसे बीजांड कहते हैं। तो बीजांड आपको कहाँ मिलेंगे, अंडाशय के अंदर बीजांड मिलेंगे। यही बीजांड आगे चल कर के निषेचन के बाद बीज में बदल जाते हैं और जो फल हम खाते हैं वो क्या होती है, अंडाशय जो है वो परिपक्व अंडाशय निषेचन के बाद किस में बदल जाएगी, फल में। ठीक है, आप सभी के फंक्शन कार्य देख लेते हैं नीचे। तो अंडप का निचला फूला हुआ भाग आपको बता दिया, अंडाशय होता है जिसे ओवरी कहते हैं इंग्लिश में। इसके अंदर बीजांड का निर्माण होता है और प्रत्येक अंडप में आप कह सकते हैं कई सारे कक्ष मिलते हैं, एक कक्ष भी हो सकता है, कई सारे भी हो सकते हैं। तो अंडप के अंदर हम इन कक्षों की बात कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग से, ये आपका फल है, अलग अलग से आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे कक्ष दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो जगह दिख रही हैं जिनके अंदर बीजांड लगे हुए हैं, बीज लगे हैं। ठीक है, तो जब कक्ष की संख्या जो है 1 से लेकर कई सारी तक हो सकती है, इन कक्षों को हम लोक्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको कक्ष दिख रहे हैं, इन्हें हम लोक्यूल के नाम से जानते हैं। इन्हीं कक्षों में क्या होंगे, बीजांड मिलेंगे। तो ये आपको पिंक संरचना जो दिख रही है, पिंक कलर के, ये बीजांड हैं और ये बीज में बदल जाते हैं जब भी निषेचन की क्रिया हो जाती है। तो पुष्प से आप जानते हैं कि फल बनता है, तो सारे बीजांड बीज में बदल जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, वह रचना, अब बीजांड जो है वो अंडाशय में किसी रचना के द्वारा ही आप क्या होते हैं, उसकी भित्ति से जुड़े होते हैं। तो बीजांड जिस रचना के द्वारा अंडाशय की भित्ति से जुड़े होते हैं उसे हम अपरा या प्लाजेंटा कहते हैं। ठीक है,
ये चीज़ लिखी। बीजांड जिस गूदेदार भाग से अंडप में जुड़े रहते हैं उसे हम अपरा या प्लाजेंटा कहते हैं। यह डायग्राम अच्छे से आपको बताया जा सकता है, इसमें देख सकते हैं। ये नीचे मान लिया अंडाशय वाला भाग है। अंडाशय वाले भाग में ये जो ग्रीन पार्ट बना रखा है ये आपका बीजांड है, जो नीचे इस प्रकार से कहीं नीचे जो है अंडाशय से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये जिस ऊतक के द्वारा यह जुड़ा रहता है अंडाशय से उसे हम प्लाजेंटा या अपरा के नाम से जानते हैं। आशा है आपके समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम आपके बीजांड को एक्सप्लेन करने के लिए है। हमने बता दिया कि पुष्प जो अंडाशय है इसके अंदर ये ऑरेंज कलर की रचना आपको दिख रही होगी, ये ओव्यूल जो लिखा है ये बीजांड है, यही बीज में बदलेगा और इसी बीजांड के अंदर भ्रूण कोश बनेगा जिसमें मादा युग्मक का निर्माण होना है। ये हम अगले लेक्चर्स में अच्छे से समझ सकेंगे। अभी आप मोटी मोटी चीज़ें देख लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए, जो एक बीजांड है उसकी विस्तृत संरचना, ये डिटेल संरचना है, यहाँ तक हमको पहुँचना है, निर्माण देखना है। ठीक है, तो ये जो अंदर गोल रचना बनी इसे भ्रूण कोश कहते हैं। इसी में जो है ये आपकी अंड कोशिका, ये जो डायग्राम है ये अंड कोशिका का है। ये अंड कोशिका मादा युग्मक है जो अंत में बनेगी और निषेचन की क्रिया होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बीजांड यानी ओव्यूल क्या है? हम इसे कह सकते हैं कि ये गुरु बीजाणुधानी है। यानी गुरु बीजाणु, यानी क्योंकि साइज़ में बड़ा होता है तो हम इसे गुरु बीजाणु कहते हैं। गुरु बीजाणु जो है आगे चल के मादा युग्मक का निर्माण करेगा। ठीक है, मादा युग्मक यानी अंड बनेगा इसी के अंदर। तो बीजांड, क्योंकि बीजांड के अंदर बन रहा है तो हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, गुरु बीजाणुधानी, यानी वह रचना जिसके अंदर गुरु बीजाणु यानी मेगा स्पोर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड जो है वो बीज में बदल जाता है, ये आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं, अंडाशय से ऊपर अगर बढ़ेंगे तो एक पतली नली जैसी संरचना होती है जिसे हम वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। वर्तिका का क्या कार्य होगा? तो जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उससे वो अंकुरित होने लगते हैं और आपको बताया था अंतःचोल पराग नली के रूप में बाहर आ जाती है। यानी ये अगर परागकण की रचना बनाए, ये अंदर वाली जो इसकी परत होती है अंतःचोल, ये पराग नली के रूप में बाहर आ जाती है। इसी में 2 नर युग्मक और आपका एक कायिक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से रचना ये भ्रूण कोश तक पहुँचे इसके लिए वर्तिका रास्ता प्रदान करती है। तो वर्तिका का क्या काम हो गया स्टाइल का? ये इसी से होकर परागनली बीजांड तक पहुँचेगी, जिससे होकर क्या होंगे, नर युग्मक अंततः कह सकते हैं भ्रूण कोश तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये रास्ता प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरा आप देखिए, वर्तिका के ऊपर घुंडी के समान फूली हुई रचना है जो थोड़ी चिपचिपी होती है, जिसके कारण क्या हो कि परागकण जैसे ही उस पर गिरे वो चिपक जाएं। ठीक है, तो उस रचना को हम स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, बताया आपको कि वर्तिकाग्र कैसी होती है, इनका कार्य क्या है। वर्तिकाग्र का मुख्य कार्य ही है कि ये परागकणों को प्राप्त करें, रिसीव करें। ठीक है, इनका नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है, ये स्टिकी होती है यानी कि चिपचिपी होती है। अब शुरू के लेक्चर में ये बताना आपको थोड़ा छूट गया था, इसको डिस्कस कर लीजिए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प आप जानते होंगे, ये रेफ्लेशिया अर्नोल्डाई है। ठीक है, ये एक तरह से परजीवी पौधा है। ठीक है, जो कि पूर्ण जड़ परजीवी है। इस पौधे में जड़, तना, पत्ती नहीं होती। पूरा पुष्प जो है वो ज़मीन के ऊपर पाया जाता है। 10 किलोग्राम जो है इसका वेट होता है। व्यास देखे तो ये 1 मीटर जो है इसका डायमीटर यानी व्यास होता है। ठीक है, कुछ कह सकते हैं इसका जो कॉमन नेम है यानी साधारण इसे लाश लिली या बदबूदार लिली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है जिससे कि बहुत सारे कीट जो होते हैं, कीड़े होते हैं, वो इसके आसपास एकत्रित हो जाते हैं, इसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें परागण की क्रिया भी संपन्न हो जाती है।
तो ये जो पौधा होता है ये मुख्य रूप से पुष्प जो होते हैं ये ज़मीन के ऊपर होते हैं। शेष इनके ज़मीन के अंदर जो भाग होता है वो बिल्कुल कह सकते हैं कवक जाल के समान होता है, जो अंदर नीचे की ज़मीन के अंदर फैला होता है। तो इसकी उत्पत्ति देखा जाए तो उत्पत्ति जो है ऐसा कहा जाता है कुछ संक्रमित पौधों की जड़ों से इसकी उत्पत्ति हुई। तो शुरू में ये गांठ के समान कुछ रचना निकलती है जो शुरू में बड़ी होकर गोभी के समान दिखाई देती है और अंततः इस प्रकार का पुष्प का रूप ले लेती है। ये पुष्प भी कुछ हफ्तों तक खिलता है, इसके बाद ये समाप्त हो जाता है। काफ़ी महत्व है इसका, इसको भोजन के रूप में, टॉनिक के रूप में, पोषक तत्वों के रूप में महिलाएं जो हैं वो डिलीवरी के बाद भी इसको लेती हैं क्योंकि ये काफ़ी पेन रिलीफ करता है। ठीक है। और अगर देखा जाए ये कहाँ पाया जाता है तो ये मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस और सुमात्रा जैसी जगहों पर पाया जाता है। ठीक है। तो ये इसके बारे में कॉमन जानकारी थी जो बता दी आपको। दूसरा है आपका संसार का सबसे छोटा पौधा, ये जलीय पौधा है जिसे हम वुल्फिया के नाम से जानते हैं। काफ़ी छोटा दिख रहा होगा आपको साइज़ में। और ये कैसा है, ठहरे हुए जल में पाया जाता है, काफ़ी पोषक तत्वों से भरपूर है। साइज़ में छोटा है लेकिन काफ़ी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। विटामिन्स की मात्रा काफ़ी होती है, प्रोटीन्स की मात्रा भी काफ़ी होती है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी पोषण तत्वों से भरपूर पौधा है। ठीक है। रुके हुए जल में ये पाया जाता है। तो आपने इस लेक्चर में मादा जनन अंग के बारे में साधारण जानकारी प्राप्त की। अगले लेक्चर में हम बीजांड की संरचना को पढ़ेंगे। ठीक है। धन्यवाद।